अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है रेडिएशन थेरेपी इक्विपमेंट पे। तो रेडिएशन थेरेपी इक्विपमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों रेडिएशन थेरेपी इक्विपमेंट पढ़ते हैं। तो जब एक रेडियोथेरेपी में एक पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसके लिए सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं। सिमुलेशन में हम क्या करते हैं कि हम एक ट्यूमर की लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इस पे फिर हम मार्किंग करते हैं। सिमुलेशन में हम उस पे मार्किंग करते हैं कि इस एरिया पे अगर एक पेशेंट आए उसकी स्टमक में या ब्रेन एरिया पे कोई ट्यूमर वगैरह फॉर्म हुई है तो हम उसकी मार्किंग करेंगे कि ट्यूमर एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो हम इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो जब सिमुलेशन हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे इसके लिए प्लानिंग। तो इसको हम टीपीएस में भेजते हैं। तो टीपीएस क्या है? ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। तो हम उसी पेशेंट की टीपीएस में प्लानिंग करते हैं कि हमने कौन सी मॉडलिटी पे इसको ट्रीट करना है या हमने कितनी रेडिएशन पास करनी है और कौन सी मॉडलिटी को हमने यूज करना है और हमने कितना डोज देना है, कितने एंगल पे देना है। तो सारे प्लानिंग जो है वो हम टीपीएस में परफॉर्म करते हैं। तो फिर इसके बाद हम रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट पे आते हैं कि रेडियोथेरेपी में कितने इक्विपमेंट्स हैं। ये सिमुलेशन और ये टीपीएस पे जो ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम है ये हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक इतना था कि आप लोगों को समझ आए कि हम रेडिएशन थेरेपी इक्विपमेंट क्यों यूज करते हैं और हम क्यों इसको पढ़ते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी इक्विपमेंट में हम दो ही इक्विपमेंट की बात करेंगे कि हम कौन सी इक्विपमेंट यूज करते हैं या हम कौन सी रेडिएशन देते हैं। तो हम टू टाइप के रेडिएशन दे सकते हैं। या तो हम ईबीआरटी देते हैं या फिर हम ब्रेकिथेरेपी परफॉर्म करते हैं। तो ईबीआरटी में क्या होगा कि जो रेडिएशन हम देंगे उसका सोर्स जो होगा वो एक्सटर्नल टू द पेशेंट बॉडी होगा। इसका सोर्स एक्सटर्नल टू द पेशेंट बॉडी होगा। और जो ब्रेकिथेरेपी हम परफॉर्म करते हैं इसको हम इंट्राक्यूटेटरी ब्रेकिथेरेपी भी कहते हैं। इसमें जो रेडिएशन सोर्स हम यूज करते हैं या तो इंटरनल होगा, हम इंटरनल होंगे वो इंटरनल होगा या फिर ट्यूमर की बिल्कुल हम एग्जैक्ट वहां पे रखेंगे। तो ये दो सोर्सेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसमें डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट जैसे कि ईबीआरटी में हम कौन सी मशीन या इक्विपमेंट यूज करते हैं, ब्रेकिथेरेपी में तो ये हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे। तो रेडिएशन थेरेपी इक्विपमेंट की इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम मेगा वोल्टेज ट्रीटमेंट यूनिट यूज करते हैं। फिर हम सिमुलेशन भी इसमें यूज करते हैं, ब्रेकिथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं, डोसिमेट्री इक्विपमेंट हम इसमें यूज करते हैं। डोसिमेट्री इक्विपमेंट हम क्या करते हैं जिसमें हम डोज मेजर करते हैं जिसको हम कहते हैं डोसिमेट्री इक्विपमेंट। तो ये सारी जो है मेगा वोल्टेज सिमुलेटर, ब्रेकिथेरेपी इक्विपमेंट, डोसिमेट्री इक्विपमेंट ये सारे कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने पढ़ा कि रेडियोथेरेपी में दो ही तरीके से हम रेडिएशन दे सकते हैं, या तो हम ईबीआरटी के जरिए देंगे या तो ब्रेकिथेरेपी में। ये दोनों जो है डिपेंड करती है कि जो हमारा रेडिएशन सोर्स हो गया तो एक्सटर्नल टू पेशेंट बॉडी होगा या इंटरनल टू पेशेंट बॉडी होगा या फिर हम ट्यूमर की बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोज प्रोक्सिमिटी में रखेंगे। तो ये सारे डिपेंड करते हैं कि हमारे रेडिएशन सोर्स कहाँ पे होगा। तो ये दो सोर्सेज हम यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में। ईबीआरटी और ब्रेकिथेरेपी में हम डिफरेंट इक्विपमेंट यूज करते हैं। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम कौन से इक्विपमेंट्स में यूज करते हैं। और जो रेडिएशन सोर्स होते हैं तो ईबीआरटी में मोस्टली जो बीम हम यूज करते हैं या तो वो प्रोटॉन बेस्ड होगा या फिर इलेक्ट्रॉन बेस्ड होगा। और इसमें हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बीम को यूज कर सकते हैं। और फिर इसमें हम प्रोटॉन इन कार्बन को भी यूज कर सकते हैं। और जो ब्रेकिथेरेपी है इसमें हम हमारा जो सोर्स होगा वो हम टारगेट वॉल्यूम जो हमारा होगा इसके बिल्कुल पास में हम रखेंगे या फिर कोई टारगेट के सामने रखेंगे। तो ये हमारा इंटरनल सोर्स होगा। इसमें जो सोर्स है हम इंटरनल प्लेस करेंगे। और ईबीआरटी में जो हमारा रेडिएशन सोर्स होगा वो पेशेंट बॉडी के एक्सटर्नल होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ईबीआरटी इक्विपमेंट के हवाले से कि ईबीआरटी में हम कौन से इक्विपमेंट स्टार्ट में हमने कौन से इक्विपमेंट यूज किए, फिर हम कौन से इक्विपमेंट पे आए। तो सबसे पहले हमने सुपरफिशियल थेरेपी परफॉर्म की। सुपरफिशियल थेरेपी में जो रेडिएशन सोर्स था जो इसमें हम लो एनर्जी रेडिएशन यूज करते थे, लो एनर्जी रेडिएशन।
और जो अर्थ वोल्टेज थेरेपी थी इसमें हम मीडियम रेडिएशन थेरेपी को यूज करते थे। मीडियम एनर्जी सोर्स था हमारा। तो ईबीआरटी में हम सुपरफिशियल एंड अर्थ वोल्टेज थेरेपी परफॉर्म करते थे, जिसमें एक्सरे ट्यूब यूज किया जाता था और एक्सरे ट्यूब के साथ ही टेलीथेरेपी हम परफॉर्म करते थे। तो टेलीथेरेपी क्या है? टेलीथेरेपी हम उसे कहते हैं कि जिसमें हमारा रेडिएशन सोर्स आउटसाइड द बॉडी प्लेस होगा, तो उसको हम कहते हैं टेलीथेरेपी। तो टेलीथेरेपी में क्या होता था कि सील्ड रेडिएटिव सोर्स होता था। तो ईबीआरटी में हम सुपरफिशियल अर्थ वोल्टेज थेरेपी परफॉर्म करते थे, जिसमें एक्सरे ट्यूब भी यूज किया जाता था और टेलीथेरेपी भी यूज की जाती थी। तो इन दोनों के जरिए हम एक ट्यूमर को ट्रीट करते थे। और फिर मेगा वोल्टेज थेरेपी भी इसमें आई। तो मेगा वोल्टेज थेरेपी में हम कौन सी मशीन को यूज करते थे? इसमें कोबाल्ट 60 मशीन था और लीनियर एक्सीलरेटर, जिसको हम मेडिकल लीनियर एक्सीलरेटर भी बोलते हैं। तो मेगा वोल्टेज थेरेपी में क्या था कि इसमें हाई एनर्जी रेडिएशन सोर्स यूज किया जाता था। तो ये कोबाल्ट 60 और जो लीनियर एक्सीलरेटर था उसमें मेगा वोल्टेज थेरेपी परफॉर्म की जाती है। इसमें हाई एनर्जी रेडिएशन सोर्स को यूज करके एक ट्यूमर को ट्रीट किया जाता है। और ईबीआरटी इक्विपमेंट में साइक्लिक पार्टिकल एक्सेलेरेटर भी यूज किया जाता है, जैसा कि बेटाट्रॉन एंड माइक्रोट्रॉन। ये भी हम रेडियोथेरेपी में यूज करते हैं, लेकिन इसकी यूजेस काफी कम है। और ईबीआरटी में हम प्रोटॉन इन लाइट आयन थेरेपी भी परफॉर्म करते हैं। तो लाइट आयन थेरेपी क्या है? इसमें हम लाइट रेडिएशन को यूज करके एक ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। तो लाइट आयन थेरेपी में हम कौन से आयन को यूज करेंगे? इसमें तो या हम प्रोटॉन को यूज करेंगे या फिर हम हीलियम आयन को यूज करके एक ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। तो ये सारे ईबीआरटी के इक्विपमेंट हैं। हम आगे एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोबाल्ट 60 यूनिट। कोबाल्ट 60 क्या है? कोबाल्ट 60 ये हमारे पास एक रेडियो न्यूक्लियोसाइड है। रेडियो न्यूक्लियोसाइड है जो कि ईबीआरटी में हम यूज करते हैं। और ये सोर्स जो है ये हमारे पास क्या करेगा? ये हमारे पास गामा एमिटर है। तो ये गामा रेस को एमिट करेगा। गामा रेस एमिट करेगा। तो कोबाल्ट 60 ये हम ईबीआरटी में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये गामा रे को एमिट करते हैं और इसके जरिए हम एक ट्यूमर को या एक कैंसर को हम ट्रीट करेंगे। तो टेलीथेरेपी ट्रीटमेंट में जो हम रेडिएटिव मटेरियल यूज करते हैं वो हाई एनर्जी गामा रेस को एमिट करेगा, जिसके जरिए हम एक ट्यूमर को ट्रीट करेंगे। तो टेलीथेरेपी में हम 2 गामा एमिटिंग रेडियोन्यूक्लियोसाइड को यूज करते हैं, जो कि कोबाल्ट 60 एंड सीजियम 137 है। तो कोबाल्ट 60 हम किस तरह यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 हम किस तरह बनाते हैं? तो कोबाल्ट 60 हम इस तरह बनेंगे कि हम कोबाल्ट 59 को इसको हम एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड में प्लेस करते हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड में क्या करेगा कि वो कोबाल्ट 60 का जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड से एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट होगा कोबाल्ट 60 में, जो कि हम ईबीआरटी में यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 क्या करेगा? कोबाल्ट 60 से एक गामा रे एमिट होगा और जिसके जरिए हम एक ट्यूमर को ट्रीट करेंगे। तो हम कोबाल्ट 60 और सीजियम 137 को थेरेपी के लिए यूज करते हैं। स्टार्ट में हम सीजियम 137 को यूज करते थे, लेकिन जब हमें इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में पता चली तो इसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी कम थी और इसका जो साइज था वो भी काफी लार्ज था और ट्रीटमेंट डिस्टेंस जो थी वो काफी कम थी। 1980s में इसकी यूज जो है वो हमने खत्म की। तो फिर इसके बाद और अभी तक भी कोबाल्ट 60 यूज किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 हम किस तरह बनाते हैं? अभी मैंने बताया कि कोबाल्ट 60 को हम कोबाल्ट 59 को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फील्ड में प्लेस करते हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूट्रॉन फील्ड से एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और खुद ही कन्वर्ट होगा कोबाल्ट 60 में। अब कोबाल्ट की जो हम सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम डबल एनकैप्सुलेटेड स्टील कंटेनर में हम प्लेस करते हैं, ताकि इससे कोई कोबाल्ट की लीकेज ना हो और इससे अनवांटेड बीटा पार्टिकल की इमिशन ना हो। तो इस वजह से कोबाल्ट की यूज जो है वो काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम जो हमारा सोर्स है इसकी डिके होती है। तो इस वजह से हम उसको इनकैप्सुलेटेड डबल इनकैप्सुलेटेड स्टील कंटेनर में हम रखते हैं, ताकि इससे जो अनवांटेड लीकेज है वो ना हो और अनवांटेड बीटा पार्टिकल की इमिशन ना हो। तो इस वजह से हम कोबाल्ट को डबल इनकैप्सुलेटेड स्टील में रखते हैं। अब मैं कोबाल्ट के एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ ना, तो लिंक के कंपैरिजन में
लिनक्स को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर मैं जनरली बात करूँ ना तो कोबाल्ट 60 की जो डिजाइनिंग है वो बिल्कुल सिंपल सी होती है और इसका स्ट्रक्चर के लिए इतनी सर्विस रिक्वायर्ड नहीं होती जिस तरह लिनक्स के लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन लिनक्स तो हमने नहीं पढ़ा, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो कोबाल्ट 60 ये एक सिंपल, इसकी डिजाइनिंग भी सिंपल होती है और इसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए सर्विस इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इसकी सिंपल डिजाइनिंग की वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट इस पर आएगा वो भी काफी कम होगा एज कम्पेयर टू द लिनक्स सिस्टम। तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है, इस पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा वो भी काफी कम होगी एज कम्पेयर टू द लिनक्स। तो कोबाल्ट 60 की एक ही डिसएडवांटेज है क्योंकि इसकी सोर्स की डिके होती है, तो इसलिए हमने इसकी एडिशनल रेडिएशन सेफ्टी करनी होती है कि हम कोबाल्ट 60 को सेव करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो पढ़ा कि डबल स्टील कंटेनर में हम इसको प्लेस करते हैं ताकि हम उसके सोर्स की डिग्री को बचा सकें और इससे जो अनवांटेड बीटा पार्टिकल की इमिशन होती है तो हम उसको रखें। तो ये हमारे पास कोबाल्ट 60 की डिसएडवांटेज है कि इससे की सोर्स की डिके होती है, तो इसके लिए हमने हाई सिक्योरिटी परफॉर्म करनी होती है ताकि उसको हम एक ऐसे कंटेनर में सील करें कि इसकी डिके ना हो और इससे अनवांटेड बीटा पार्टिकल की इमिशन ना हो।